मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट स्टडीज़ का, जो सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का, दोनों के विद्यार्थी सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें इन्वायरमेंट स्टडीज़ का जो पेपर होता है आपका वैल्यू एडेड कोर्स का, उससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाला हूँ, एमसीक्यू, जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाले हैं। तो ये आपका कंप्लीट रिवीजन का एक वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का, यूनिट थर्ड का और यूनिट फोर का रिवीजन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आपको करवाने वाला हूँ इन्वायरमेंट स्टडी से संबंधित। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो का, इसमें आपको थ्योरी भी करवाऊंगा मैं, साथ के साथ आपको इसमें देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी। तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू बता के चला जाऊंगा, थ्योरी भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। समझ में आ गया? और आपको अन्य जो वीडियो हैं उनके लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। पहले वाला पर्सन है इन्वायरमेंट स्टडीज़ इन द स्टडी ऑफ। तो इन्वायरमेंट जो स्टडी होती है, पर्यावरण का अध्ययन होता है, ये किसके अध्ययन से संबंधित होता है? तो पर्यावरण का अध्ययन है, ये किससे संबंधित होता है? सराउंडिंग एंड गेट इंटरेक्शन विद ऑर्गेनिज्म। तो आप पर्यावरण के अध्ययन में क्या देखोगे कि भाई इंसान है, मनुष्य है, या हम अपने आसपास के जानवर जीव जंतु से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, या अपने जीव जंतु को किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वातावरण कैसे रहता है। समझ में आ गया? तो पर्यावरण से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है? पर्यावरण अध्ययन बोला जाता है। परिवेश और जीवों के साथ उनकी पारस्परिक क्रिया, तो जो सराउंडिंग में परिवेश होता है और जीव होते हैं उनके साथ आपस में इंटरेक्शन होता है उसी को क्या बोला जाता है? इन्वायरमेंट स्टडीज के नाम से जाना जाता है। अगले वाला, द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज इज। तो इन्वायरमेंट स्टडीज पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? वाइड एंड मल्टी डिस्पेंसरी, व्यापक और बहुविषयक। मतलब एक से अधिक विषय इसमें होते हैं, 2 से 3 विषय होते हैं, और व्यापक भी होता है। क्यों होता है भाई व्यापक ज़्यादा बड़ा क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि आपको पता है इसके अंदर जो इन्वायरमेंट स्टडीज़ होता है, इसके अंदर क्या होता है, अपन कौन सा देखेंगे, अपन ज्योग्राफी का भी अध्ययन करेंगे समझ में आ गया आपको? थोड़ा थोड़ा बॉटनी वगैरह भी पढ़ना पड़ता है आपको, ताकि पादपों के बारे में ज्ञान हो। आप थोड़ा थोड़ा इकोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हो, समझ आया? थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है भाई इकोनॉमिक्स पे भी इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का। तो एक से अधिक है जो विषय है, इससे जुड़े रहते हैं इन्वायरमेंट स्टडी से संबंधित। तो इसका वाइड एंड मल्टी डिस्पेंसरी इसका क्षेत्र होता है, जिसमें क्या इकोनॉमिक्स, इथिक्स, सोशियोलॉजी और सोशल साइंस से सारे विषय जुड़े होते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, इन्वायरमेंट स्टडीज इज, पर्यावरण अध्ययन किसके बारे में होता है? तो पर्यावरण अध्ययन से होता है मल्टी डिस्पेंसरी सब्जेक्ट के बारे में, एक से अधिक सब्जेक्ट हम उसमें जुड़े होते हैं। इट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट फॉर मैनी फील्ड्स टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट इश्यूज। तो ये पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के उदाहरणों को शामिल होता है। तो इसमें क्या होते हैं, एक से अधिक विषय हैं वो आपके जुड़े होते हैं पर्यावरण से संबंधित। समझ में आ गया आपको? विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या है? वो पर्यावरणीय घटक नहीं है। बाकी जल मंडल, तो जल मंडल क्या पर्यावरण से संबंधित होगा? वायुमंडल भाई जल से संबंधित होने वाला है बिल्कुल। स्थल मंडल है जो लिथोस्फेयर है, वो भी किससे संबंधित होगा? पर्यावरण से घटक से संबंधित होगा। लेकिन टेक्स्ट बुक होती हैं ये आपके पर्यावरण से संबंधित नहीं होती हैं इन्वायरमेंट साइंस इज कंसर्न विद, तो पर्यावरण विज्ञान किससे संबंधित होता है? इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। तो जो पर्यावरण होता है उसका संबंध किससे होता है? मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो पारस्परिक क्रिया होती है, आपसी क्रिया होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो मनुष्य और प्रकृति के बीच की जो पारस्परिक क्रिया होगी उसी को किस नाम से जाना जाता है? आपको पर्यावरण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर गोल ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज। तो पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य होता है अंडरस्टैंड एंड सोल्व द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने और हल करना। समझ आ गया? तो पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनको समझना और सुलझाने से संबंधित क्या होती है आपको भाई पर्यावरण अध्ययन होता है। तो जैसे कि भाई इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों को सुलझाने और समझाने का काम, मतलब इन सब चीज़ों को समझना कि भाई कैसे कैसे जो इन्वायरमेंट उस पर आपकी पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनको समझाना कि भाई कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कैसे अपना जो पोल्यूशन है उसको बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझेंगे और किसी चीज़ को आप समझते हो तभी तो उसको सुलझाने का प्रयास
कर सकते हो। तो यही है अंडरस्टैंड एंड सोल्व द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंट स्टडीज हेल्पिंग, तो पर्यावरण अध्ययन किस में मदद करता है? तो पर्यावरण अध्ययन है वो मदद करता है सतत विकास में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसका पर्यावरण अध्ययन आपको मदद करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन से होते हैं? सभी लोगों को समान रूप से क्या हो, विकास हो। जैसे आपके जो आपका समाज उसमें देखते हो, कुछ लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। तो सभी लोगों का डेवलपमेंट देखने को मिले। क्यों? कुछ लोग हैं संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। समझ भाई, ऐसे समझ लो, एक उदाहरण देकर समझाऊँ मैं। किसी इंसान के पास 5 बीघा खेत है और एक इंसान के 500 बीघा खेत है। तो पानी जो मोटर से चलाता है तो कौन सा ज़्यादा यूज करेगा? 500 बीघा वाला ज़्यादा यूज करेगा, 5 बीघा वाला कम करेगा। समझा गया? तो पर्यावरण को पोल्यूशन कौन कर रहा है? 500 बीघा वाला। लेकिन जब पर्यावरण पे बाढ़ वगैरह आती है, प्राकृतिक आपदा आती हैं, अकाल आ गया, बाढ़ आ गई, या फिर ये समझ लो वर्षा नहीं कम हुई, तो इस पे क्या 500 वाले पर भी उतना इम्पैक्ट पड़ता है और 5 बीघा वाले पर भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ता है, पर समान रूप से ही प्रभाव पड़ता है। तो यही होता है आपका कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित होता है पर्यावरण अध्ययन को। द नीड फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन अराइज बिकॉज, पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने से संबंधित होती है पर्यावरण शिक्षा। तो आप इन्वायरमेंट एजुकेशन को क्यों पढ़ना चाहिए? ताकि आप अगर कोई भी बच्चों को बालकपन में, बचपन में आप ये समझा दो कि पर्यावरण की रक्षा क्यों करनी चाहिए, तो क्या हो जाएंगे, वो बचपन से ही सजग हो जाएंगे पर्यावरण को बचाने के लिए। तो समझ में आ गया आपको? प्रोटेक्ट और इम्प्रूवमेंट के लिए आपको, इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए? पर्यावरणीय रक्षा को सुधार के लिए प्रयास करने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी है। आपको पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता होती है। द टर्म इकोलॉजी मीन्स, तो इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? तो इकोलॉजी शब्द दिया है वो आपका पता है अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है? अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। किसका शब्द दिया गया है? इकोलॉजी शब्द का दिया गया है। तो इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया है। समझ में आ गया आपको? अर्नेस्ट हैकेल ने ही जो इकोलॉजी शब्द उसको डिस्कवर किया था, उसको बताया था। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज, तो पर्यावरणीय अध्ययन का एक मूल सिद्धांत क्या होता है? तो पर्यावरणीय अध्ययन का एक मूल सिद्धांत क्या होता है? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल कंपोनेंट, सभी घटकों की पारस्परिक निर्भरता ही क्या कहलाती है? पर्यावरण अध्ययन के मूल सिद्धांतों से संबंधित होती है। तो सारे के सारे घटक हैं, जैसे कि जो भाई, अगर आप एक बात छोटा सा उदाहरण देके बताऊं, अगर आप ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओगे तो इससे प्राकृतिक आपदा आएंगे तो इंसानों को नुकसान पहुंचेगा, और इंसान किसको? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। तो सभी चीज़ें हैं, सभी घटक वो आपसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन का यही होता है, सभी घटकों की पारस्परिक निर्भरता रहती है एक दूसरे के ऊपर। 11 नंबर प्रश्न, इन्वायरमेंटल एजुकेशन हेल्प इन, तो इन्वायरमेंट एजुकेशन वो किस चीज़ में हेल्प करती है? अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो ये पर्यावरणीय मुद्दों को समझने में हेल्प करती है आपकी इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो भाई, अगर आपको इन्वायरमेंट एजुकेशन में क्या क्या पढ़ाया जाता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, क्लाइमेटी और डिजास्टर कैसे आते हैं, फ्लड्स कैसे आती हैं, आपको अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, और आपका लैंडस्लाइड्स क्यों होता है, अवलांच कैसे आता है। समझ में आ गया? तो ये सब चीज़ें हैं जो डिजास्टर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है, ये सब चीज़ें कहाँ पर सीखते हैं अपन? इन्वायरमेंट एजुकेशन में सीखते हैं। इन्वायरमेंट अवेयरनेस इज नेसेसरी टू, तो पर्यावरण जागरूकता क्यों जरूरी होती है? तो क्यों जरूरी होती है पर्यावरण जागरूकता? प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जो आपकी जो पर्यावरणीय जागरूकता वो जरूरी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। आपको जो प्राकृतिक संसाधन आपके जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी रक्षा के लिए आपको जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको रक्षा करनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड टू स्प्रेड द इन्वायरमेंट अवेयरनेस, तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने का एक तरीका होता है? तो कौन सा होता है? आप जन रैलियाँ फैला सकते हो, पर्यावरण से संबंधित अभियान और कर सकते हो, विद्यालय शिक्षा में बढ़ावा दे सकते हो। तो उपयुक्त सभी के सभी सभी चीज़ों का आप प्रयोग करके क्या कर सकते हो? पर्यावरणीय शिक्षा उसको बढ़ावा दे सकते हो। समझ में आ गया आपको? जन रैलियाँ कर सकते हो, पर्यावरण से संबंधित आपको कैंपेन कर सकते हो, और विद्यालय शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हो।
14 नंबर प्रश्न, इन्वायरमेंट एजुकेशन शुड बी, तो पर्यावरणीय शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सभी स्तरों पर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, कंपलसरी एट ऑल लेवल्स। तो सभी स्तर पर जो पर्यावरणीय शिक्षा है वो अनिवार्य कर देनी चाहिए, तभी आप क्या हो सकता है, आपका जो एनवायरनमेंट एजुकेशन है वो क्या हो गई, कंपलसरी हो जाएगी। अगर कंपलसरी होगी तो बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में ज्ञान होगा और इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर होंगे, उन्हें पता चलेगा, तो क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक होंगे। अब बचपन में बच्चों को आप सिखा देते हो कि भाई हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, पोल्यूशन कम फैलाना चाहिए, तो बच्चे क्या हों, बचपन से ही जागरूक रहेंगे इस चीज़ के लिए। समझ में आ गया आपको? तो इसीलिए हर स्तर पर इसको अनिवार्य कर देना चाहिए। व्हाट इज़ द वाई इज़ एनवायरमेंट अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट टुडे, तो आज के समय में पर्यावरण जागरूकता क्यों आवश्यक होती है? तो क्या आवश्यक होती है पर्यावरण जागरूकता? टू फाइट द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, पर्यावरण गिरावट से लड़ने के लिए। तो आपको पता है पर्यावरण जागरूकता क्यों जरूरी होती है? जो पर्यावरण में गिरावट देखने को मिल रही है उससे लड़ने के लिए आपकी जो पर्यावरण जागरूकता है वो जरूरी होती है। समझ में आ गया आपको? जो आज के समय पर्यावरण में जो आपको कमी धीरे धीरे देखने को मिल रही है इसके लिए। 16 नंबर प्रश्न है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन मीन्स, जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ होता है? तो जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ होता है? रैपिड एंड अनकंट्रोलेबल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो आपकी जो जनसंख्या होती है उसमें तीव्र व अनियंत्रित वृद्धि देखने को मिलती है, वो किससे संबंधित होती है? जनसंख्या विस्फोट से संबंधित होती है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। जो आपकी जो जनसंख्या होती है उसमें जो बहुत ज़्यादा विस्फोट देखने को मिल रहा है और बहुत तेज़ी से जो बढ़ रही है उसी को जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। विच फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट फॉर टू पॉल्यूशन एक्सप्लोइटेशन, तो कौन सा जनसंख्या विस्फोट में योगदान देता है? तो कौन सा देता है? बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, उच्च जन्म दर और शिक्षा की कमी है। ये सारी चीज़ किसको बढ़ावा देती हैं? जनसंख्या विस्फोट को बढ़ावा देती हैं। तो कौन सी? आपको अपना हेल्थ केयर उसको इम्प्रूव करना है, बर्थ रेट उच्च जन्म दर को इम्प्रूव करना है और शिक्षा की कमी को कम करना है। तो ये सभी के सभी चीज़ किसको? जनसंख्या विस्फोट को देते हैं। क्यों? अगर आपको पता है बेहतर स्वास्थ्य देखभाल होगा, अच्छे, तो लोगों की मृत्यु दर कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? आपको पता है जनसंख्या विस्फोट बढ़ेगा। उच्च इस जन्म दर, ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं, मृत्यु कम हो रही है, तो क्या होगा? तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। शिक्षा की कमी, अब लोगों को अवेयर ही नहीं होगा फैमिली प्लानिंग से संबंधित, बच्चों को लोगों को लगेगा कि भाई ज़्यादा बच्चे पैदा करने से आप ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल रहोगे, तो क्या होगा? तो जनसंख्या बढ़ेगी। तो यही है, अगर तीनों चीज़ें होंगी तो क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। पर्यावरण पर जनसंख्या वृद्धि का क्या एक प्रभाव होता है? तो वन इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन वंस इन्वायरमेंट, तो जनसंख्या पर पर्यावरण वृद्धि का क्या प्रभाव देखने को मिलता है? तो जनसंख्या पर पर्यावरण वृद्धि का आपको क्या प्रभाव देखने को मिलता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका अत्यधिक उपयोग आपको देखने को मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा जो प्राकृतिक संसाधन है उनका एक से अधिक जो बहुत ज़्यादा जो आपका क्या होगा, उन प्राकृतिक जो संसाधन है उस पर अधिक से अधिक उपयोग होगा उनका। विच प्रोग्राम इज एसोसिएट विद द पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया, तो भारत में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कौन सा कार्यक्रम है? पर्यावरण कल्याण कार्यक्रम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, वो किससे संबंधित है? आपका फैमिली कंट्रोल से संबंधित है। आपका समझ में आ गया? तो जो पर्यावरण का कल्याण से संबंधित जो कार्यक्रम बनाए गए हैं वो आपके जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित होते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, ओवर पॉपुलेशन अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, तो जनसंख्या अधिकता मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है? तो कैसे प्रभावित करती है? कोजिंग ओवर क्राउडिंग एंड पुअर सैनिटेशन, तो भीड़ और खराब स्वास्थ्य उत्पन्न करना करेगी, और आपको पता है कि ज़्यादा भीड़ होगी, ज़्यादा खराब स्वास्थ्य आपको देखने को मिलेगा, तो इससे क्या होगी? अधिक मानव स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स होते हैं इनहेरिटेंस एंड यूनिवर्सल, जन्म सिद्ध और सार्वभौमिक। तो आपको जन्मजात जो गुण मिलते हैं उसी को क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये कैसे होते हैं? इनहेरिटेड एंड यूनिवर्सल होंगे, जन्म सिद्ध होंगे, आपके जन्म से मिलेंगे आपको, और सार्वभौमिक होंगे, हर जगह आपको ये चीज़ें लागू होंगी। 22 नंबर प्रश्न है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इज ए पार्ट ऑफ, स्वच्छ पर्यावरण का हिस्सा का अधिकार किसका हिस्सा है? फंडामेंटल राइट्स का। आपके मौलिक अधिकार होते हैं, आपको क्लीन इन्वायरमेंट मिले, आपको स्वच्छ वातावरण है या पर्यावरण आपको मिले, यह आपका क्या होता है? एक फंडामेंटल राइट होता है, जन्म सिद्ध अधिकार होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने भारतीय संविधान में
कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और सभी के नाम भी लिख देना कि कौन से मौलिक अधिकार हैं हमारे। समझ में आएगा? मुख्य मुख्य जो भाग है ना, कितने भाग हैं और उसके उन भागों के क्या क्या नाम हैं। देखता हूँ आपको कितना जनरल नॉलेज का नॉलेज है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडोप्टेड इन, तो मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा कब अपनाई गई? तो कब अपनाई गई? 1948 में। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडोप्टेड इन 1948। तो 1948 में मानव अधिकारों का जो सार्वभौमिक घोषणा है पत्र, उसको अपनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इन्वायरमेंट, तो कौन सा करता है? आर्टिकल नंबर 21 है वो आपको स्वच्छ पर्यावरण से संबंधित होता है आपका। तो सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 25 नंबर प्रश्न है ह्यूमन राइट आर असेंशियल फॉर, तो मानव अधिकार किसके लिए आवश्यक होते हैं? सामाजिक न्याय से आपके संबंधित होते हैं। ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार वो सामाजिक न्याय से संबंधित होते हैं। 26 नंबर प्रश्न है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वायलेट्स, तो पर्यावरण गिरावट किस चीज़ का उल्लंघन करती है? ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का क्या होता है? उल्लंघन होता है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में। समझ में आ गया आपको? आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या हो जाते हैं? खत्म होते चले जाते हैं पर्यावरण का जो गिरावट होती है उससे। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स, जीवन जीने के अधिकार में क्या शामिल होता है? राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है वो हर व्यक्ति का अधिकार होता है। तो यूनिट फर्स्ट आपकी रिवाइज हो चुकी है। अब यूनिट सेकंड को देखेंगे। हाउ मैनी नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड, तो कितने प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज को बांटा गया है? 2 प्रकार के, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण। नवीनीकरण कौन से होते हैं? जिनको बार बार यूज कर सकते हो, उनको जिसे आप रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, तो सौर ऊर्जा क्या होती है? नवीनीकरण ऊर्जा होती है, ये असीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध होती है। वायु ऊर्जा हो गई, है ना, भूतापीय ऊर्जा हो गई, गोबर गैस हो गई, तो ये सब क्या होते हैं? ये ऐसे ऊर्जा के प्रकार होते हैं जो हमारे पास असीमित मात्रा में होते हैं और इनसे पोल्यूशन भी कम फैलता है। गैर नवीनीकरण वाले, नॉन रिन्यूएबल वाले रिसोर्सेज कौन होते हैं? जिनको चलाने से आपके अंदर जो पोल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा फैलेगा, साथ के साथ पोल्यूशन भी ज़्यादा फैलेगा आपके सामने, साथ के साथ आपका क्या होता है? ये सीमित मात्रा में होते हैं। जैसे जो नेचुरल गैस हो गई, आपकी प्राकृतिक गैस हो गई, और कोयला हो गया, जो साथ के साथ ये जो आपका पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सब किसके हैं? गैर नवीनिक जो संसाधनों के प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के। तो इसका कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार के होते हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा रिन्यूएबल नवीनीकरण रिसोर्स है? तो कौन सा है? हवा एक प्रकार की रिन्यूएबल रिसोर्स है, नवीनीकरण संसाधन का एक भाग होती है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी है। हवा एक ऐसा ऊर्जा होती है जो हमेशा उपलब्ध रहती है, कभी समाप्त नहीं रहती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन गैर नवीनीकरण संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? तो नॉन रिन्यूएबल मैंने बता दिया, जो असीमित मात्रा में रहते हैं उनको पर्यावरण प्रदूषण भी सीमित मात्रा में रहते हैं और पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कौन सा होता है? वाटर हो गया, सोलर एनर्जी, बायोगैस हो गई, ये सारे क्या हैं? नवीनीकरण उदाहरण है। लेकिन जो कोल है आपके सामने, कोयले से क्या होती है? आपके कोयला सीमित मात्रा में है और उसको जब जलाते हो तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी फैलता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। कोयला है वो एक गैर नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है। 4 नंबर प्रश्न, वनों की अत्यधिक कटाई को क्या कहा जाता है ना? व्हाट इज द टर्म ऑफ फॉर एक्सेसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, तो आप जो फॉरेस्ट होते हैं, वनों की बहुत ज़्यादा कटाई की जाती है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको नाम से जाना जाता है डिफॉरेस्टेशन, वन संरक्षण के नाम से, वन शरण के नाम से उसको जाना जाता है। इससे क्या होता है? वन शरण से क्या होता है? आपका जो जंगल है वो काटे जा रहे हैं और जैव विविधता को इससे नुकसान पहुंचता है। समझ में आ गया आपको? डिफॉरेस्टेशन के नाम से इसको जाना जाता है। भूजल के अत्यधिक उपयोग से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो भूजल होता है उसका बहुत अधिक अगर आप उपयोग कर रहे हो तो उसके कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? फॉलिंग ऑफ वाटर लेवल, वाटर टेबल, तो जल स्तर में क्या हो सकती है? गिरावट देखने को आपको मिल सकती है। भाई अगर ज़मीन का जल ज़्यादा से ज़्यादा निकाल कर आप उपयोग में लोगे तो उससे क्या नुकसान होगा? आपका जो वाटर लेवल है, जो जल की जो कमी हो सकती है, आपके पानी की जल स्तर की कमी देखने को मिल सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। पर्यावरण परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो इन्वायरमेंट में जो बदलाव होता है उसमें सबसे अधिक योगदान किसका हो रहा है?
व्हाट विच कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? जीवाश्म ईंधनों का जलना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल होते हैं जो बहुत लाखों समय से हमारे जो सारे जो जो पृथ्वी की जो भूतापीय ऊर्जा से बनते हैं। अब कैसे बनते हैं? उससे क्या होता है, आपके जो जो जानवर हो गए वो मर गए, पेड़ कट गए, तो ये सब जो मलबा दब जाता है और काफ़ी प्रेशर के बाद में इसके ऊपर मिट्टी जमती चली जाती है, नीचे चला जाता है। तो बहुत अधिक दबाव के बाद में ये क्या होते हैं, एक जगह कठोर हो जाते हैं और एक कुछ लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं, कुछ कोयले फॉर्म में बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से ये बनते हैं। अब जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाते हो तो ये क्या करते हैं? कार्बन है, कार्बन जो CO2 उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक निकालते हैं। समझ में आ गया? तो इन क्लाइमेट है ये ग्रीन हाउस गैसें ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो इससे क्लाइमेट ज़्यादा चेंज होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीवाश्म ईंधनों का जलना है, उससे क्या होता है? जलवायु परिवर्तन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। 7 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अल्टरनेटिव वैकल्पिक ऊर्जा का सोर्स कौन सा है? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होती है? एक वैकल्पिक ऊर्जा होती है। डीजल, कोल और पेट्रोलियम ऊर्जा के अलावा आप सोलर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का भी प्रयोग में ले सकते हो। आप ये एक वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। 8 नंबर प्रश्न है, वनों के विनाश से कौन सा प्रभाव होता है? विच इज द रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। तो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन से, वनों के विनाश से क्या हो सकता है? तो क्या होता है? इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, जैव विविधता की हानि, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, उसका क्या हो सकता है? आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। जैव विविधता है उसकी हानि आपको देखने को मिल सकती है। भाई जैव विविधता क्या होती है? वनों को काटने से वहाँ पर जो जंगल हो गए वो नष्ट हो जाएंगे, जीव जंतु है वो वहाँ से हटकर दूसरी जगह चले जाएंगे। तो यही होता है, वहाँ का जो वायु परिस्थिति है वो खराब हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? जैव विविधता की हानि होती है वनों के विनाश से। भारत में सबसे अधिक जल संकट कहाँ देखा जाता है? तो कहाँ पर देखा जाता है? राजस्थान में। क्यों होता है? क्योंकि एक तो वर्षा कम होती है और जल स्रोत भी यहाँ पर कम होते हैं। भाई पानी नहीं होगा तो इकट्ठा कम होगा और नदियाँ वगैरह बहती नहीं है, तो सबसे ज़्यादा संकट राजस्थान में ही होता है। बाकी धीरे धीरे हर कहीं बढ़ता जा रहा है। जल संचयन का क्या उद्देश्य होता है? व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? वर्षा जल का संग्रहण करना। तो वर्षा जल का संग्रहित करने का क्या उद्देश्य होता है? तो ये क्या करता है? आपका जो वर्षा जल संग्रहण होता है, इसमें ये आपको जो भूमिगत जल होता है इसको पुनः भरने का कार्य करता है। तो आपको जैसे आपने जो टाका बना दिया, या फिर आपने जो जोड़ होते हैं आपके, या फिर जो गांव में बावड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? और उसी पानी से क्या होगा? अब वो धीरे धीरे नीचे ज़मीन में चला जाता रहता है। तो जो आप निकालते हो पानी को बाहर, अब वो वापस ज़मीन में चला जाएगा। दूसरी बात, ऐसे पानी बहता रहेगा, उसका कोई महत्व नहीं होता, वो इवेपोरेट होकर वापस वहाँ पर चला जाता है आसमान में और वापस वर्षा हो जाती है, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हो, जल का संचयन करते हो, उससे क्या होता है? आपका भूजल है उसका स्तर बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, वर्षा जल का संरक्षण करना। किस संसाधन का उपयोग से बाढ़ और सूखे होने की संभावना रहती है? तो कौन से रहती है? वाटर, जल वाले से। तो जो जल संरक्षण का, जल के असीमित वितरण बाढ़ सूखे दोनों की स्थिति में उत्पन्न कर सकता है। तो जल है उसका असीमित वितरण, जल है अगर उसका बहुत ज़्यादा वितरण हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी, और कम होगा तो क्या हो जाएगा? सूखा आ जाएगा। तो यही होता है जो एक साथ दोनों चीज़ें कर सकता है, बाढ़ भी ला सकता है, सूखा भी ला सकता है। तो ये एक सीमित मात्रा में सही रहे तो ही अच्छा है, ना तो ज़्यादा होना पानी का अच्छा है, ना कम होना भी अच्छा है। 13 नंबर प्रश्न है, जल निकासी की समस्या किस चीज़ से होती है? वाटर लॉगिंग अकर्स ड्यू टू। तो किससे संबंधित होती है? ओवर इरिगेशन की वजह से, अत्यधिक सिंचाई की वजह से आपके अंदर क्या होता है? वाटर लॉगिंग होती है। तो क्या हो जाता है? जो फसल को बार बार पानी देने से क्या होता है? मिट्टी में पानी भर जाता है और जल की निकासी नहीं होती। वो अपन कहते हैं ना टीप, मतलब मिट्टी के ऊपर एक लेयर हो जाती है, फिर उस पर पानी डालते रहो, वो नीचे जाती नहीं है पानी। समझ गए ना? तो उसी को ओवर इरिगेशन की वजह से वाटर लॉगिंग देखने को मिलता है आपको। भूमि क्षरण के मुख्य कारण क्या होते हैं? व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन के मुख्य कारण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर
सी ऑप्शन होगा ओवर ग्रेजिंग। ज़्यादा से ज़्यादा जानवर अगर खाते रहेंगे इन सब चीज़ों को तो ओवर ग्रेजिंग आपको देखने को मिल सकती है, अति चराई है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई मिट्टी के ऊपरी परत को कमज़ोर बना देती है। 14 नंबर प्रश्न है, खनिज संसाधनों का अत्यधिक दोहन किस समस्या को उत्पन्न करता है? तो किसको करता है? पर्यावरणीय क्षति को। खनिज का बहुत ज़्यादा दोहन होता चला जाएगा तो क्या पर्यावरण में क्षति हो जाएगी, पर्यावरण में नुकसान हो जाएगा। जैसे कि अब पानी है, पानी भी एक संसाधन है, उसका ज़्यादा उपयोग कर लोगे तो सूख, आपको पता है फिर वहाँ पे पानी नहीं रहेगा, लोगों को डिस्प्लेस करके जाना होगा, तो ये पर्यावरण की क्षति देखने को मिल सकती है। सिंथेटिक उर्वरकों का लगातार उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सिंथेटिक उर्वरकों को किस लिए उपयोग किया जाता है? सॉइल फर्टिलिटी के लिए। तो आपको पता है भाई, आप डीएपी वगैरह या यूरिया वगैरह क्यों डालते हो? ताकि आपकी मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा? सोलर ऊर्जा इज ए टाइप ऑफ नवनीकरण ऊर्जा होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर होने वाला है। एक प्रकार की नवनीकरण ऊर्जा का भाग होती है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है, तो बार बार रिन्यूएबल होती रहती है, नवनीकरण होती रहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या उद्देश्य होते हैं? व्हाट इज द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो क्या होते हैं? वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना। प्रिजर्विंग रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो आप अपने वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए, दोनों के लिए अपने जो संसाधन है उनको बचा के रखो। जैसे कि आप पानी है, आप पानी का इतना उपयोग करो कि आपका भी अच्छे से उपयोग हो जाए और आने वाले जनरेशन्स के लिए भी बच के रह जाए। समझ में आ गया? प्रकृति है, पेड़ पौधे आपको भी लगाने चाहिए, ताकि क्या हो जाए, आप ऐसे सोचो हम तो एसी लगा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गर्मी कम हो जाएगी। एसी लगाकर आप घर को तो ठंडा रख सकते हो माना कि, लेकिन घर से बाहर तो आपको निकलना होगा, हमेशा गर्मी तो नहीं रहोगे। समझ में आ गया? तो वो कैसे होगा? वो आपका पेड़ पौधे लगाने से ही होगा। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहते हैं वर्तमान और भविष्य की दोनों को संरक्षण करना। 18 सतत विकास लक्ष्य कितने होते हैं? तो कुल प्रकार के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं वो 17 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 17 प्रकार के होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 17 प्रकार के सतत विकास लक्ष्य को निर्धारण किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। जो 19 नंबर प्रश्न है, वाटर शेड प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वाटर शेड प्रबंधन का व्हाट इज द मेन एम ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट? तो जल संरक्षण और मृदा संरक्षण से संबंधित होते हैं वाटर शेड। तो ये क्या होते हैं? वाटर शेड क्या होते हैं? छोटे छोटे जल रोकने के लिए और मिट्टी कटाव को ध्यान में रखने के लिए क्या बनाए जाते हैं? वाटर शेड बनाए जाते हैं। जैसे आप अपने गाँव में जो खेत होते हैं वो मेड़बंदी कर देते हैं ना, अपन मेड़ लगा देते हैं, मिट्टी की मेड़ लगाते हैं ताकि पानी है आपके खेत में रुके और दूसरे वाले में नहीं जाए। तो वही होता है, उससे वाटर शेडिंग का आप उदाहरण मान सकते हो। 20 नंबर प्रश्न है, बंजर भूमि पुनः प्राप्ति वेस्टलैंड रिक्लेमेशन का क्या लाभ होता है? तो क्या लाभ होता है? कृषि योग्य भूमि बढ़ती है इससे। समझ में आ गया आपको? तो वेस्टलैंड रिक्लेमेशन मतलब मान लो बंजर पड़ी कोई भूमि है और उसको फिर से सही कर लिया गया और बाने लायक बना लिया गया, आप बा सकते हो, उस पर कृषि कर सकते हो। तो उससे क्या होगा? उससे आपका जो कृषि योग्य भूमि है वो और बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। आधुनिक कृषि प्रणाली से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम इन द मॉडर्न एग्रीकल्चर? तो मॉडर्न एग्रीकल्चर से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? सही आंसर होने वाला सी नंबर, रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता वो बढ़ती है। तो आज के समय की कृषि की सबसे बड़ी कमी यही है कि आपके जो उर्वरक है उन पर अपनी निर्भरता बहुत ज़्यादा रहती है। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या होता है? मृदा अपरदन का क्या कार्य होता है मुख्य? भारी वर्षा और तेज ऊर्जा। तो आपको पता है अगर बहुत तेज वर्षा हो जाएगी और बहुत तेज वर्षा हो जाएगी तो क्या होगा? मिट्टी की जमीन की ऊपरी परत होती है वो बहकर चली जाती है। आपको पता है ना, आपने देखा होगा बड़े बड़े खड्डे पड़ जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग विंड, अब आंधियाँ चलती है तब भी क्या होती है? मिट्टी उड़ उड़ के चली जाती है। तो इससे क्या हो जाता है? मृदा का क्षरण होता है। सतत जीवन शैली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो आपको पता है सतत जीवन शैली कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कौन से सिद्धांत पर काम करती है? संसाधनों का समान रूप से उपयोग करने पर, इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, आप उनका समान रूप से उपयोग करो, वही होती है आपकी सतत जीवन शैली से संबंधित होती है।
खनिज संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से क्या होता है, तो क्या होता है, संसाधनों को समाप्त होने का खतरा रहता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा, संसाधन है वो समाप्त हो जाएंगे, रिसोर्सेज का डिप्लेशन देखने को मिलता है। कौन सी टिकाऊ प्रथा, सस्टेनेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्टेनेबल प्रैक्टिस, तो कौन सी सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, वर्षा जल संग्रहण करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो किससे संबंधित होती है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित होती है। इससे क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जल संरक्षण और टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल विधि होती है। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होता है, आपका जो इन्वायरमेंट को फायदा देखने को मिलता है। बाकी जंगलों की कटाई करनी क्या एक डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। अत्यधिक इरिगेशन करोगे तो इससे भी नुकसान होगा, और कीटनाशकों का, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हो तो इसको भी भूमि के नुकसान पहुंचता है। अब पहले नंबर प्रश्न की बात करें, यूनिट नंबर 3 की, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम का मूल घटक क्या था, व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम का मूल घटक क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या होना है, ऑप्शन नंबर सी होगा, जैव और अजैविक घटक है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट है, वो आपको पारिस्थितिक सिस्टम या आपको इकोसिस्टम से संबंधित होते हैं। तो जैविक घटक कौन से होते हैं, जो जैव से संबंधित, जो आपके पर्यावरण से संबंधित जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक कौन से होते हैं, निर्जीव घटक होते हैं, जैसे आपका आप जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, ये जैविक घटक में आते हैं। पेड़ पौधे हो गए, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, अजैविक घटक में देखने को मिलती हैं। और जैविक और अजैविक घटक हैं ये आपस में जुड़े होते हैं। आपको पता है पेड़ पौधे निर्जीव जरूर होते हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से आज ये अपन जो जीवन है, अपना जीवन या जानवरों का जीवन किसके वजह से है, इनके वजह से ही अपना जीवन है। खाद्य श्रृंखला का पहला घटक कौन सा था, व्हाट इज द फर्स्ट, हु इज द फर्स्ट इन द कंपोनेंट चेन, तो कंपोनेंट चेन में आपके पहले कौन होते हैं, प्रोड्यूसर, उत्पादन करने वाले सबसे चैन में सबसे ऊपर होते हैं। तो उत्पादन करने वाले कौन होते हैं, उत्पादन करने वालों में आते हैं जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ये उत्पादन करते हैं खाने का सबसे पहले। समझ में आ गया, तो इसका आंसर सही होगा। ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है, हमेशा ऊर्ध्वाधर, एक दिशा में ऊपर की तरफ होता है ऊर्जा का प्रवाह। किस तरीके से होता है आपको, इसमें वैसे सही आंसर होगा एक दिशा में। पारिस्थितिक तंत्र में कैसे होता है, सूर्य से उत्पादकों की तरफ, तो सूर्य की ऊर्जा वो पेड़ पौधों पर पड़ती है, फिर वो पेड़ पौधों से जो नाद लगता है वो अपन उपभोक्ता अपन खा लेते हैं, उपभोक्ता अंत में उपभोक्ता प्रभावित होती है। फिर अपन जैसे अपन ने खा लिया और अपनी मृत्यु हो गई तो क्या हो जाता है, जैसे कुत्ता वगैरह वो या जानवर उसकी मृत्यु हो गई तो उसको क्या कर लेते हैं, डिकम्पोजर हैं, ये जो कीड़े मकोड़े हैं या फिर जो चील गिरद वगैरह खा लेते हैं, तो फिर उससे ऊर्जा उनमें चली गई। तो इस प्रकार होता है एक देशीय में, एक दिशा में ऊर्जा उसका प्रभाव देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की सर्विस है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सर्विस ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम की कौन सी है, जलवायु नियंत्रण, क्लाइमेट रेगुलेशन है, वो पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित होती है। इसका सही आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। भारत में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र समुद्री है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मरीन इकोसिस्टम इन इंडिया, तो कौन सा है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है वो मरीन इकोसिस्टम से संबंधित होती है। समझ, मरीन इकोसिस्टम क्या होगा, जहाँ पर भाई आपको समुद्री जो जलवायु पाई जाए उसे मरीन इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल की खाड़ी के आसपास ही तो है भाई समुद्र, बाकी इस हिमालय सुंदरमल डेल्टा के आसपास थोड़ी है। भारत में किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, विच इकोसिस्टम ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट डाइवर्सिटी, तो कहाँ पर फॉरेस्ट होंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होगा, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होगा। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाएँ, पानी जल संरक्षण वगैरह पाए जाए, या जो आपके पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के पाए जाएँ उसे बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो वनों में होगी सबसे ज़्यादा जैव विविधता, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 7 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे आधारभूत प्रकार क्या होता है, तो क्या होता है, अनुवांशिक विविधता, जेनेटिक्स बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता में क्या होगा, जेनेटिक हो गया भाई, आपके माता पिता या जानवरों के माता पिता से, उनके भी जो जानवर होते हैं उनसे क्या होते हैं, उनको जेनेटिकली वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जैव विविधता क्या होता है, जेनेटिक आधारभूत के आधार पर होती है। 8 नंबर प्रश्न की बात करूँ, जैव विविधता की सामाजिक मान्यता किस प्रकार से होती है, तो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से आपकी सामाजिक मान्यता देखने को मिलती है। रीजनल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस होता है आपका जैव विविधता से संबंधित आपका। 9 नंबर प्रश्न है, भारत की जैव विविधता की पुष्टि दृष्टि से क्या माना जाता है, तो जैव विविधता एक मेगा राष्ट्र है, एक माइग्रेशन
मेगा डाइवर्सिटी ऑफ नेशन, तो भारत है उसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक आपको जानवर देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं। राजस्थान की अलग जलवायु है, कश्मीर की अलग जलवायु है, नॉर्थ ईस्ट की अलग जलवायु है, साउथ की अलग जलवायु है। तो अलग अलग प्रकार की जलवायु हैं, इसीलिए अलग अलग प्रकार की आपको जैव विविधता देखने को मिलती है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, भारत में जैव भौगोलिक वर्गीकरण की कुल कितनी इकाइयां हैं? तो भारत में हाउ मैनी बायो जोग्राफिकल जोन्स आर देयर इन इंडिया, तो कितने प्रकार के बायो जोग्राफिकल जोन हैं इंडिया में? तो भारत में कुल 12 प्रकार के बायो जोग्राफिकल जोन्स पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं? कुल 12 प्रकार के बायो जोग्राफिकल जोन्स पाए जाते हैं। रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देती है? रेड डाटा बुक है वो किसके बारे में जानकारी देती है? संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में आपको जानकारी देने का कार्य होता है रेड डाटा बुक का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में जानकारी देती है रेड डाटा बुक। इन सेतु संरक्षण किसका उदाहरण होता है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सेतु कंजर्वेशन, तो कौन सा होता है इसमें से? बी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य है वो इन सेतु कंजर्वेशन से संबंधित होता है। तो इन सेतु कंजर्वेशन क्या होता है? जहाँ पर जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनको संरक्षित करके रखा जाता है, उसको इन सेतु कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा है, व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, तो कौन सा खतरा होता है? अर्बनाइजेशन। शहरीकरण से क्या होता है? शहरीकरण से आपको पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी जाती हैं, तो बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, उसको सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं से होता है। 14 नंबर प्रश्न है, हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? व्हाट आर द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, तो कौन से होते हैं हॉट स्पॉट? कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता हो देखने को मिलेगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जीव जंतु जानवर आपको देखने को मिलेंगे, उसी को क्या कहा जाता है? आपको हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक देखने को मिलती है उसी को हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, इन सेतु संरक्षण का क्या उदाहरण है? तो इन सेतु का संरक्षण का क्या उदाहरण है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सेतु कंजर्वेशन, तो इन सेतु कंजर्वेशन का क्या उदाहरण होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बीज बैंक। बीज बैंक होंगे वो इन सेतु कंजर्वेशन का उदाहरण होंगे। तो इसमें क्या होता है? प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण किया जाता है, जैसे बीज बैंक हो गए, चिड़ियाघर हो गए, इन सेतु का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बीज बैंक होते हैं इनमें जो भाई पेड़ पौधे होते हैं, डेंजर प्रजाति होती है, उनके बीजों को बचा कर रखा जाता है। तो पर्यावरण क्या हो रहा है? यहाँ पर बच रहा है ना, तो यही होता है। जहाँ पे पर्यावरण संरक्षण की बात हो वही इन सेतु कंजर्वेशन से संबंधित होगा। अगले वाला प्रश्न है, कौन सी सेवा पारिस्थितिक तंत्र के विनियामक सेवा रेगुलेटिंग सर्विसेज के रूप में मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है इसमें से? ऑप्शन नंबर सी होगा, जलवायु नियंत्रण। क्लाइमेट रेगुलेशन है, जलवायु नियंत्रण है, वो किससे संबंधित होती है? रेगुलेटिंग सर्विसेज के रूप में मानी जाती है आपके पारिस्थितिक तंत्र में। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी है वो सही ऑप्शन होने वाला है इसका। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्राइमरी कंज्यूमर, तो कौन सा होता है? डियर जो हिरण होती है वो एक क्या होती है? प्राइमरी कंज्यूमर होती है। तो जो सीधे आपके पेड़ पौधों पर निर्भर रहे वही प्राइमरी कंज्यूमर की आपकी श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, डियर है, हिरण है, वो प्राइमरी कंज्यूमर की प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आती है। 18 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड का शीर्ष स्तर कौन सा होता है? व्हाट आर द टॉप लेवल ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, तो शीर्ष जो शिकारी होते हैं, टॉप प्रीडेटर्स होते हैं, जो शिकार करने वाले होते हैं, वही क्या आते हैं? सबसे ऊपर स्तर पे आते हैं। आपको पता है जो गिर्द वगैरह हो गए, जिनका प्रकृति से कोई शत्रु नहीं होता है, जैसे शेर वगैरह हो गए, तो यही किस में आते हैं? आपके शीर्ष स्तर पर आते हैं। जैव विविधता का विक्रय मूल्य ऑप्शन वैल्यू क्या दर्शाता है? व्हाट डज द ऑप्शन वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिकेट, तो क्या दर्शाता है इसमें? यह दर्शाता है भविष्य का उपयोग की संभावना। तो पोटेंशियल यूज ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर यूज, भविष्य में उपयोग की संभावना किसके दिखाई जाती है? आपकी जैव विविधता के विकल्प मूल्य के रूप में दिखाई जाती है। 20 नंबर प्रश्न की बात करूं, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट
कौन सा शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया? तो भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट में कौन शामिल होता है? तो कौन शामिल होता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हैं वो हॉट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। वेस्टर्न घाट्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं उनको। 21 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? तो कौन होते हैं? जलवायु परिवर्तन है वो आपको जैव विविधता से सबसे बड़ा खतरा देखने को मिलता है। तो कौन होते हैं? जलवायु परिवर्तन है उससे क्या होता है? जैव विविधता को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जो आपका जलवायु उसमें अगर लगातार बदलाव हो रहा है तो। अगले वाला प्रश्न है, आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र की क्या विशेषता होती है? तो आर्द्र भूमि व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम की क्या होते हैं? स्टैंडिंग वाटर, स्थायी वाटर है, पानी है, वो क्या होता है? अगर वो रहेगा तो जो वेटलैंड इकोसिस्टम उसका नुकसान होता रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। आर्द्र भूमि में सामान्यता स्थायी व मौसमी जल मौजूद होते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। स्टैंडिंग वाटर है वो आर्द्र भूमि को, वेटलैंड को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, उपघटक डिकम्पोजर्स का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स? तो इनका कार्य क्या होता है? उपघटकों का अपशिष्टों को विघटित करने के काम आते हैं। जो कचरा वगैरह होता है उसको डिकम्पोज करने काम आते हैं। तो गोबर हो गया उसको क्या होता है? वो डिकम्पोज कर दिया जाता है ना कीड़े मकोड़े के द्वारा, तो उसी को क्या बोला जाता है? उपघटक के रूप में जाना जाता है उनको। अगले वाला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में एंडेमिक प्रजाति है? मतलब भारत की खुद की। तो शेरिल है, शेर है, ये भारत के पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं और यहीं पर पाई जाने वाली क्या होती है? एक प्रकार की प्रजाति होती है, तो सिर्फ भारत में पाई जाती है, उसको एंडेमिक बोला जाता है। जैव विविधता की उत्पादक उपयोगिता, प्रोडक्टिव यूज का क्या अर्थ होता है? प्रोडक्टिव यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स, तो प्रोडक्टिव यूज का अर्थ क्या होता है? भोजन, लकड़ी, औषधियाँ और उत्पादन। तो कोई भी भोजन हो गया, लकड़ी होगी, औषधि और उत्पादन हो गया, वो किससे? प्रोडक्टिव यूज में कार्य आते हैं। जैव विविधता के उत्पादन में उनका कार्य होता है। जैसे आप तो इनसे क्या होता है? ये संसाधन होंगे जिनका उपयोग कर सकते हो इन सब चीज़ों में। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? तो एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण क्या होता है? उद्योगीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है? धुआं निकलता है और वो धुआं क्या कर देता है? हमारे वायु को प्रदूषित करने का कार्य करता है। तो सबसे मुख्य कारण क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। जहाँ पर जैसे CO2 SO2 वगैरह गैसेज निकलती रहती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती हैं। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन में कौन सी प्रकार की गैसें होती हैं? तो कौन सी प्रकार की गैसें देखने को मिलती हैं? SO2, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है वो किससे संबंधित होती हैं? आपकी एसिड रेन से संबंधित होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो सही एग्जाम्पल उदाहरण होने वाला है SO2 और NO2। ओजोन परत की सतह मुख्यतः किस गैस से होती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसकी सतह है वो किससे होती है? ओजोन परत की सतह होती है। तो आपके जो कूलर वगैरह, ये जो रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गए, AC वगैरह में CFC डाली जाती थी पहले, अब तो बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इससे क्या होता है? इन्वायरमेंट का नुकसान होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है? तो ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट, व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इम्पैक्ट? तो क्या होता है इससे? ग्लोबल वार्मिंग, जो पृथ्वी है उसका तापमान है वो बढ़ता है। तो इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है आपको ग्रीन हाउस गैसेस से। पर्यावरण परमाणु दुर्घटनाओं का क्या प्रभाव होता है? व्हाट आर द मेजर इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट? तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट से क्या होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन देखने को मिलता है आपको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। परमाणु दुर्घटनाओं का प्रभाव देखने को मिलता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है वो आपको देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। 6 नंबर प्रश्न है, जैव चिकित्सक कचरा बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ से उत्पन्न होता है? तो बायोमेडिकल वेस्ट आपको कहाँ से देखने को मिलता है? हॉस्पिटल से देखने को मिलता है बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो। तो हॉस्पिटल वगैरह से आपको जो सिरिंज वगैरह हो गई या फिर जो बायोमेडिकल जो वेस्ट हो गया, जो बहुत खतरनाक बीमारियों से संबंधित चीज़ें भी होती हैं, वो
आपको कहाँ से निकलती है? जैव चिकित्सीय कचरे से कहाँ से निकलता है? हॉस्पिटलों से निकलता है। अच्छा प्रश्न है, याद कर लेना आप। 7 नंबर प्रश्न है 3R क्या होता है? तो रिड्यूज, रीयूज एंड रिसाइकल। तो कोई भी चीज़ है उसको कम उपयोग करो, बार बार उपयोग करो और रिसाइकल कर दो, फिर उसको दोबारा उपयोग करने के लिए भेज दो। तो इसको 3R से माना जाता है। जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतल है, उसको क्या कर सकते हो आप? कम यूज कर सकते हो, और एक बार यूज कर लिया तो बार वापस यूज करो, और जब वो खत्म होने की कगार में जाए, आप वापस यूज नहीं कर सकते, तो उसको रिसाइकल के लिए दे दो। तो इससे क्या होता है? प्लास्टिक है, ये आपको पता है एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इससे क्या होगा? उसका जो इम्पैक्ट कम करेगा, और कचरा है जो मतलब बार बार यूज होगा, तो आपको पता है भाई कम लोगों तक कम लोग हैं, वो नया कम बनेगा, नया प्लास्टिक कम आएगा मार्केट में, और कम आएगा तो इन्वायरमेंट को कम नुकसान होगा। ई वेस्ट किससे संबंधित होता है? तो ई कचरा किससे संबंधित होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संबंधित होता है। तो ई का तो अर्थ ही इलेक्ट्रॉनिक होता है। ई का क्या अर्थ होता है? इलेक्ट्रॉनिक अर्थ होता है इसका। समझ में आ गया आपको? तो ई कचरा किससे संबंधित होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से संबंधित होता है। 9 नंबर प्रश्न है औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट से कौन सा खतरा होता है? व्हाट इज ए डेंजर ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट? तो इंडस्ट्रियल वेस्ट से आपको किस प्रकार का खतरा देखने को मिलता है? सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण है वो आपको सॉइल वेस्ट है वो किससे देखने को मिलता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट से देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न, नगर पालिका ठोस कचरे का मुख्य स्रोत क्या था? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट? तो नगर पालिका के ठोस कचरे का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हाउस होल्ड है वो आपको इसका मुख्य स्रोत होता है। जैसे प्लास्टिक कचरा, कागज भोजन है, या आपको नगर पालिका के कचरे के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे ज़्यादा कचरा नगर पालिका के लिए कहाँ से निकलेगा? घर से निकलेगा भाई, लोग वहीं से तो देते हैं। तो आप अपने घर में वही आता ना, आप जयपुर के आसपास के हो तो वो तो गाड़ी आके जाती है नगर पालिका वाली, या कचरा आया घर से निकालो वाली। समझ में आ गया? तो वो कहाँ से देखने को मिलता है? घरों से ही ज़्यादा नगर पालिका का कचरा निकल कर आता है। जल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1974 में जल अधिनियम है वो लागू किया गया था सबसे पहले, और वन्य जल संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। समझ में आ गया? अपशिष्ट कचरा अधिनियम 1989 में लागू हुआ था आपका। वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये कब लागू? 1981 में वायु प्रदूषक अधिनियम वो लागू होता है आपका। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद कर लेना सारे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीए कब लागू हुआ था? तो ईपीए 1986 में लागू हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और कौन सी त्रासदी के बाद में लगा था आपका? भोपाल गैस त्रासदी उसके बाद में लगा था, वो 1984 में हुई थी, फिर 1986 में ये लगा था। जैव विविधता अधिनियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है जैव विविधता अधिनियम? जैव विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से संबंधित होता है आपका जैव विविधता का अधिनियम है वो। वन्य संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द एम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट? तो वन्य संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वनों का संरक्षण करना ही क्या कहलाता है? वनों के संरक्षण से संबंधित होता है। डिस्प्लेसमेंट का सबसे आम कारण क्या होता है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विकास परियोजनाएं हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो किससे संबंधित होती हैं? आपकी जो विस्थापन से संबंधित होती हैं। तो आपको पता है भाई, अगर गांव में कम विकास हो रहा है और शहरों में ज़्यादा विकास हो रहा है, तो लोग क्या कर जाएंगे? विस्थापन कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे आपके गांव से शहरों की तरफ। तो यही होता है, जैसे उद्योग हो गया, खनन हो गया, बांध हो गया, सड़क निर्माण हो गया, ये कार्य आपको मूल स्थानों से बढ़ा देती हैं। समझ में आ गया आपको? उठाकर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर कर देते थे। पुनर्वास, रिहेबिटेशन का क्या उद्देश्य होता है? तो क्या होता है, अगर आपको कोई बांध बन रहा है आपके गांव में, तो आप लोगों को क्या हटाकर दूसरी जगह रहने के लिए आपको जगह दे दी गई, तो उसे विस्थापन के नाम से जाना जाता है। विस्थापितता को आजीविका, आवास व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो वहाँ पर सरकार आपको क्या करेगी? आजीविका, कार्य करने के संसाधन भी देगी, आवास, घर भी देगी, और सामाजिक सुरक्षा भी देगी। किस प्रमुख योजना के बड़े पैमाने पर लोगों को पुनर्वास किया गया? तो किसमें किया गया था? नर्मदा की जो बांध परियोजना थी, उसमें काफ़ी लोगों को क्या देखना पड़ा था? उसको विस्थापन करना पड़ा था। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर होने वाला है। 19 नंबर प्रश्न है, विस्थापन का सामाजिक प्रभाव क्या है? तो विस्थापन का सामाजिक प्रभाव क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अस्थिरता है वो देखने को
मिलती है आपको विस्थापन के प्रभाव से। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होने वाला है। विकासनुमा पर्यावरण सबसे बड़ा द्वंद्व कहाँ देखने को मिलता है? तो जल विद्युत जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट होते हैं, यहाँ पर विकास और पर्यावरण, तो पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, साथ के साथ विकास भी होता है, लोगों को डेवलपमेंट भी होता है। तो इसमें काफ़ी लोग इसके सपोर्ट में होते हैं, काफ़ी लोग इसके विरोध में होते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण यहीं पर देखने को मिलता है आपको। जलवायु परिवर्तन का कारण व कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है जलवायु परिवर्तन से? तो कौन सा देखने को मिलता है इसमें आपको? समुद्र स्तर में, समुद्र में पानी के स्तर में वृद्धि है, वो जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा स्तर है, वो आपको देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होता है। और अगर स्तर बढ़ेगा तो तटीय क्षेत्र होते हैं, आसपास के जो होते हैं, कहा जा रहा है 2047 तक लगभग बहुत से बड़े बड़े शहर है वो समुद्री स्तर बढ़ने से क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग से जो स्तर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। परमाणु होलोकास्ट का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज द न्यूक्लियर होलोकास्ट मीन्स? तो क्या होता है? परमाणु हथियारों का व्यापक विनाश। तो परमाणु हथियारों की वजह से जो विनाश फैलता है उसको किस नाम से जाना जाता है? परमाणु होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारक क्या होता है? तो क्या होता है? औद्योगिक मशीनें और यातायात है, वो किससे संबंधित होता है? आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। मृदा प्रदूषण का कौन सा योगदान होता है? व्हाट कंट्रीब्यूट टू सोइल पोल्यूशन? तो सोइल पोल्यूशन में कौन कंट्रीब्यूट करता है? रासायनिक उर्वरक और फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो आपके क्या करते हैं? मृदा प्रदूषण में आपका योगदान देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक होते हैं, वो आपको अत्यधिक उपयोग से आपकी मिट्टी की गुणवत्ता और जैव विविधता नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 25 नंबर प्रश्न है, तापीय प्रदूषण थर्मल पोल्यूशन किससे उत्पन्न होता है? तो थर्मल पोल्यूशन किससे होता है? थर्मल विद्युत संयंत्रों से जो थर्मल पोल्यूशन है वो उसको बढ़ावा देखने को मिलता है। ये संयंत्र क्या करते हैं? सीधा गर्म पानी छोड़ते हैं, जिससे जलीय जीवन है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। तो ये थे आपके जो इन्वायरमेंट स्टडीज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, सेम सिलेबस रहता है दोनों का, तो वो आपको मैंने करवा दिए। अन्य प्रश्न देखना चाहते हो इन्वायरमेंट स्टडी से, पहले भी मैंने क्लासेज कर रखी हैं, तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। धन्यवाद।